पिछले वीडियो में हम लोग फिनाल के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी के सबसे लास्ट में रिएक्शन हमने बैकलाइट बनाना सीखा था और जितने टाइप्स की अभिक्रियाएँ थी कंप्लीट कर लिया था। अब वो अन्य अभिक्रियाएँ, कुछ अदर रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी रिएक्शन हैं सब इम्पॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को हमको पढ़ना है। अन्य अभिक्रियाएँ हेडिंग हो जाएंगी। अन्य अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया हमारी है थैलीन अभिक्रिया, PHTHALEIN रिएक्शन। थैलीन अभिक्रिया होता क्या है? इसमें फिनाल सांद्र H2SO4 या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके फिनाफ्थेलीन बनाता है। इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जानते होंगे थैलिक एसिड का सूत्र होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है और डायरेक्ट आर्थो पोजीशन पर 2 COH ग्रुप होता है। इसी को हम बोलते हैं थैलिक एसिड। एनहाइड्राइड बनाना है तो इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे फिनाल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ H2SO4 या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो फिनाफ्थेलीन बनेगा। फिनाफ्थेलीन एक इंडिकेटर होता है, हाई स्कूल में पढ़े थे कि फिनाफ्थेलीन से हम अम्ल और क्षार के विलयन की पहचान करते हैं। अम्लीय विलयन का रंग फिनाफ्थेलीन इंडिकेटर में या सूचक में रंगहीन होता है और क्षार का गुलाबी होता है। तो आप वो जानते हैं और पढ़ चुके हैं, तो उसी को रिएक्शन को अच्छे से समझिएगा कैसे, सिर्फ बनाना सीखेंगे। तो यही हमारा है बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्डो, इधर OH होगा, इधर OH होगा, तो हमारा क्या होगा, थैलिक एसिड। और ये जो है इसका नाम क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड। तो नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ये थैलिक एनहाइड्राइड है और ये हमारा फिनाल है। देखिए फिनाल का OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो हाइड्रोजन है उसी को हम रिमूव करेंगे। दो फिनाल से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बोनिल समूह से 1 ऑक्सीजन, ये वाटर बाहर निकलेगा और दोनों रिंग जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और हमको फिनाफ्थेलीन प्राप्त होगा। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, तो 1-2 बार लिख लेंगे। देखने में बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार लिख लेंगे आराम से अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड फिनाल H2SO4 की उपस्थिति में वाटर निकलेगा, 2 हाइड्रोजन फिनाल से, 2 फिनाल से निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन थैलिक एनहाइड्राइड से रिमूव होगा। कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो रही है, तो ये दोनों वैलेंसी आपकी कार्बन की ला करके अब रिंग से आप जोड़ देंगे जहाँ से हाइड्रोजन निकाले हैं, बाकी ये। तो इसी पूरा स्ट्रक्चर ये किसका होगा, फिनाफ्थेलीन का। तो कभी कभी ना, या क्या बोलते हैं कि जब प्रैक्टिकल में वाइवा होता है वहाँ भी पूछा जाता है फिनाफ्थेलीन का संरचना बनाने के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से बना के सीख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता भी है, ठीक। अगला युग्मन अभिक्रिया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। बताएं हैं कि इसमें जितना भी हम अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं सब का सब सारी की सारी अभिक्रियाएँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए थोड़ा मतलब ध्यान से इसको पढ़ के आराम से लिख लीजिएगा। ध्यान से वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे और ध्यान से मतलब पूरा ध्यान लगा के अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे तो पूरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, कुछ होगा नहीं। ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था उसमें सबको समझना मुश्किल था। कुछ बच्चे पीछे बैठते थे, कुछ साइड में, कुछ सुनते थे, कुछ को याद नहीं होता था, कुछ पढ़ने वाले पढ़ते थे। लेकिन ये वीडियो से इसमें क्या है, इसलिए कि हम अकेले हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन अगर वीडियो पर देंगे तो पूरी मतलब कि उम्मीद है और उम्मीद का कन्फर्म है कि आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फार्मूला आप जानते हैं। फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ दुर्बल क्षारीय माध्यम में NaOH से 273 से 278 केल्विन पर युग्मन अभिक्रिया द्वारा पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद करिएगा। पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, नारंगी लाल रंग का एजो रंजक, मतलब एक डाई बनाता है, कलर, ये डाई का निर्माण है। तो डाई भी पूछता है कि रंग कैसे बनाते हैं, तो रंग बना फिनाल से रंग कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा एजोबेंजीन बनता है नारंगी रंग का, ठीक है। फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ दुर्बल क्षारीय माध्यम NaOH से 273 से 270 केल्विन पर युग्मन अभिक्रिया द्वारा पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाता है।
ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारा युग्मन अभिक्रिया। अब लिखे नहीं है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। ये हमारा फिनाल है। फिर देखो अपोजिट डायरेक्शन का हाइड्रोजन, और क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका क्या करना है आपको? क्लोरीन ले लेना है यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। यानी के बाद ये जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों रिंग को आप बीच में एन के साथ जोड़ देंगे। तो मीडियम आप लिख लीजिएगा। बाकी ये OH है, एन डबल बॉन्ड एन, ये रिंग, ठीक है, एन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो HCl क्या हो गया हमारा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एकदम रिएक्शन लिख करके एकदम रट ही लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और है, और इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के लिए आप जानते हैं रिएजेंट क्या करते हैं? निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं फिनाल में। तो होगा क्या ना, ये एडिशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कुल मिला के 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड को हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। OH लगा हुआ है इसलिए क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनाल के हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? जितने भी केमिकल रिएक्शन से कंप्लीट हो गए। तो ये तीनों रिएक्शन जो अभी बताएं अच्छे से पढ़ के रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब फिनाल का उपयोग लिखना। उपयोग में भी 3 रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उपयोग में भी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, इसको भी अभी हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है। फिनाल के उपयोग, इसका उपयोग सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन तथा आयल ऑफ विंटर ग्रीन, सैलोल आदि औषधियों के निर्माण में होता है। इसका उपयोग सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन तथा आयल ऑफ विंटर ग्रीन, सैलोल आदि औषधियों के निर्माण में होता है। सैलोल, आयल ऑफ विंटर ग्रीन, एस्पिरिन, ये सब दवाइयाँ हैं, इसी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिनाल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी काम का रिएक्शन है। सैलिसिलिक अम्ल तो बनाना पढ़ चुके हैं इसके पहले। फिनाल NaOH से रिएक्शन कराओगे, फिनाक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। फिर इसके बाद से CO2 398 413 4 से 8 ATMH प्लस HCl। आप बताएंगे हमको यहाँ पे कमेंट करके, हम यहाँ पे जगह छोड़ रहे हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया के द्वारा हम बना रहे हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो हम सोडियम फिनाक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल का जो निर्माण कर रहे हैं, ये किस अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है। नेम रिएक्शन हम पीछे लिखवा चुके हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे, ये अभिक्रिया आप लोग लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, किस अभिक्रिया द्वारा। ये नेम रिएक्शन है एक, उसी नेम रिएक्शन के द्वारा ये बन रहा है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये आपको कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा नेम रिएक्शन है। अब हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो गया, तो इससे 3 हम क्या बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, 3 दवाइयों का निर्माण करते हैं औषधि का। तो सैलिसिलिक अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है OCOCH3COOH, ठीक है, एस्पिरिन। एक बार बना के दिखा चुके हैं उधर भी, तो नाम इसका लिख लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा, रिएजेंट जब एसिटिक एनहाइड्राइड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है सैलिसिलिक अम्ल से, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एस्पिरिन प्लस एसिटिक अम्ल। क्लियर? फिर उसके बाद से ये सैलिसिलिक अम्ल में जब फिनाल, इसी के जब फिनाल का इसमें रिएक्शन कराते हैं, एक मॉलिक्यूल और यूज करते हैं, फिनाल नहीं, फिनाल ही है क्या, C6H5OH, फेनिल बेंजोएट बनता है। फिनाल का रिएक्शन, ये फिनाल, ठीक है, सही है। रिएजेंट देख लीजिएगा। ये सेकंड में अगर फिनाल का एक मॉलिक्यूल और यूज कर दें, POCl3 की उपस्थिति में हीट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा सैलोल। इसको बोलते हैं फेनिल सैलिसिलेट, ठीक है, ये सैलोल हो जाएगा। फिर उसके बाद से CH3OH मतलब मेथेनॉल से रिएक्शन करा दो H2SO4 की कुछ बूंद ले करके, तो हमको बन जाएगा आयल ऑफ विंटर ग्रीन प्लस H2O, ठीक है।
ये आप एक बार 2 बार रिएक्शन लिख के कंप्लीट कर लीजिएगा। फिनाल से सोडियम फिनाक्साइड से एक नेम रिएक्शन होता है। इस नेम रिएक्शन के द्वारा हम बनाते हैं सैलिसिलिक अम्ल। फिर सैलिसिलिक अम्ल का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, एस्पिरिन प्लस एसिटिक एसिड। फिनाल मतलब कि सैलिसिलिक अम्ल का रिएक्शन फिनाल से कराते हैं फिनाल और POCl3 के साथ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक अम्ल को फिनाल और फास्फोरिल क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, हमको मिलता है सैलोल, इसको बोलते हैं फेनिल सैलिसिलेट। और उसके बाद से अगर सैलिसिलिक अम्ल का रिएक्शन मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल कुछ H2SO4 मिला करके उसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है आयल ऑफ विंटर ग्रीन, या इसका नाम होता है मेथिल सैलिसिलेट। क्लियर। प्लस H2O बनेगा। तो ये आपको याद, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से आयल ऑफ विंटर ग्रीन, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन। तो स्टेप याद रखिएगा, फिनाल से सोडियम फिनाक्साइड से बेंजोइक एसिड, चाहे जिस विधि से चाहे बना सकते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक अम्ल, चाहे जिस विधि से चाहे उस विधि से आप इसको बना सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल। बस ये याद रखिएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, एस्पिरिन, फिनाल होगा POCl3 होगा तो सैलोल, और मेथेनॉल होगा H2SO4 होगा तो आयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक बार 2 बार 3 बार लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। लगभग फिनाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन मतलब उपयोग पड़ रहे हैं। दूसरा फिनाफ्थलीन बनाने में अभी बनाए हो, पिक्रिक अम्ल नामक प्रबल विस्फोटक बनाने में ये भी बनाए हो, पैकेलाइट बनाना है ये भी बना चुके हैं, कार्बोलिक लोशन तथा कार्बोलिक साबुन बनाने में, साबुन का भी उपयोग का नाम होता है ना कार्बोलिक अम्ल, इसका साबुन बनाने में होता है। फिर उसके बाद से जीवाणुनाशक के रूप में यूज होता है, स्याही के संरक्षण में होता है, स्याही को ज़्यादा दिन तक अगर सुरक्षित रखना है तो होता है। तो जनरल उपयोग है, सबसे मेन उपयोग वही है, क्या बोलते हैं, सैलोल, एस्पिरिन, आयला, विंटर ग्रीन बनाने में। तो हमारा एल्कोहल हो गया, फिनाल कंप्लीट हो गया। हमको ईथर पढ़ना है। तो ईथर होता क्या है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें संयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या एरिल समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या एरिल समूह होंगे या एरिल समूह होंगे। अगर समान होंगे तो उसको बोलेंगे सममित ईथर, असमान होंगे तो क्या कहलाएंगे, असममित ईथर। जुड़े होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है। जैसे ईथर का सामान्य सूत्र है हमारा ये है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 R मान लो जुड़ा हुआ है तो एल्किल ग्रुप हो गया, 2 R जुड़ गया तो एल्किल ग्रुप है ना, R एल्किल ग्रुप, तो ये भी ईथर कहलाएगा। या एक एरिल एक एल्किल हो, दोनों एरिल हो तो ये भी क्या कहलाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ईथर। अगर एक एल्किल हो एक एरिल हो बीच में ऑक्सीजन हो तब भी क्या कहलाएगा, ईथर। पहचान लिए होंगे ईथर। बस बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1-2 वीडियो लगेगा, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधा डेफिनेशन, ये कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं ईथर कहलाते हैं। अगर समान समूह जुड़े होंगे दोनों तरफ कार्बन के तो सममित ईथर कहलाएंगे, और 2 असमान ग्रुप जुड़े होंगे तो असममित ईथर कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, सममित ईथर, ये ऑक्सीजन है, दोनों तरफ मेथिल दोनों सेम ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर, CH3OCH3। मेथिल है तो मेथिल नहीं लिखते हैं डाई मेथिल ईथर। C2H5 दोनों और सेम ग्रुप, इसलिए क्या होगा, डाई एथिल ईथर। फेनिल डाई फेनिल ईथर, ये सब क्या कहलाएंगे, किसके एग्जाम्पल हैं, सममित ईथर के। क्लियर। दूसरा असममित ईथर, अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, एक तरफ CH3 है एक तरफ C2H5 है, एथिल मेथिल ईथर, एक तरफ C6H5 है एक तरफ C2H5 है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं इसलिए क्या होगा, एथिल फेनिल ईथर। क्लियर। एक तरफ बेंजिल ग्रुप है, देखिए ध्यान याद रखिएगा, फेनिल बेंजिल में अंतर क्या होता है, करते क्या हो ना, बेंजिल लिख दे दो, ये CH2 ये समूह कहलाता है बेंजिल। क्लियर। और सिर्फ ये हो और यहाँ पे एक ये खाली हो, ये कहलाता है मतलब फेनिल। खाली की बात कर रहे हैं, इसको CH3 मत समझ लेना, ये बांडा बस का खाली हो अगर एक, क्या कहलाएगा, फेनिल। बेंजिल मेथिल ईथर, और ये C6H5O और ये CH3 दोनों डिफरेंट ग्रुप, इसलिए क्या कहलाएंगे, फेनिल मेथिल ईथर।
इन संरचनाओं के आधार पर ईथर को जल का द्वि-एल्किल या द्वि-एरिल व्युत्पन्न माना जाता है। हम ईथर को जल, जैसे जल में क्या होता है HOH, H2 होता है फार्मूला, तो दोनों हाइड्रोजन को अगर दो एल्किल समूह के द्वारा हम रिप्लेस कर दें तो उसको भी हम ईथर कह सकते हैं। इसलिए हम ईथर को एक और डिफिनीसन दे सकते हैं। इन संरचनाओं के आधार पर ईथर को जल का द्वि-एल्किल या द्वि-एरिल व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे मान लो ये HOH जल है, तो दोनों हाइड्रोजन को हमने हटा दिया और उसकी जगह पर दो एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी क्या है, ईथर। ठीक है। ईथर को डाई एल्किल या डाई एरिल ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 खाली होती है। अष्टक पूरा करने मतलब ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस 2 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, अगर 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसलिए इस बेस पर इसका नाम हो सकता है डाई एल्किल या डाई एरिल ऑक्साइड भी कहते हैं। ईथर को कई नाम से जाना जाता है। ईथर को हम एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। मतलब ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, क्योंकि एल्कोहल के 2 अणुओं से जल के एक अणु का विलोपन होता है। मतलब एक अणु जल का निकलता है तो ईथर प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हम इस टाइप का पढ़े भी हैं इसके पहले। तो ROH दोनों एल्कोहल है, तो एक से OH एक से H वाटर बाहर करो और क्या बच गया, ROR। कहने का मतलब ईथर को हम एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। एक बार 2 बार देख करके वीडियो को आप लोग सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ईथर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एलिफैटिक ईथर, तो जानते ही हैं इसमें ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा 2 तो क्या कहलाएगा, एलिफैटिक ईथर। जैसे CH3 OCH3 नाम तो आपको पता ही है, तो ये क्या है, एलिफैटिक ईथर। C2H5O CH3 ये भी क्या है, एलिफैटिक ईथर, इसलिए कि इसमें एल्किल ग्रुप है, मेथिल। यहाँ पे एथिल और मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, एलिफैटिक ईथर। इसमें ऑक्सीजन परमाणु से 1 या 2 एरिल समूह जुड़ा होता है। एक एल्किल भी जुड़ सकता है, कम से कम एक, मतलब कि 1 एरिल समूह जुड़ा होना चाहिए, कम से कम 1 एरिल समूह। इसमें ऑक्सीजन परमाणु से 1 या 2 एरिल समूह कम से कम एक जुड़ा हो, तो C6H5 CH3 ये एल्किल है, ये एरिल है। सिर्फ एक ही एरिल जुड़ा है तब भी हम इसे क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक ईथर। या दोनों एरिल है तब तो एरोमेटिक होगा ही। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ईथर का नामकरण, तो नाम कैसे लिखते हैं, वैसे नामनक्लेचर तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे नाम कैसे लिखते हैं। इस पद्धति के अनुसार ईथर के नामकरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्काइल मतलब एल्किल या एरिल मूलकों के नाम में ईथर शब्द जोड़ देते हैं। इन मूलकों के नाम अक्षर क्रम यानी अल्फ़ाबेटिकली दिए जाते हैं। यदि दोनों मूलक समान हों तो मूलक के नाम से पहले डाई पूर्वलग्न जोड़ देते हैं। पूरा क्लियर कर दिया। जैसे इस पद्धति के अनुसार ईथर के नामकरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्किल या एरिल मूलकों के नाम में ईथर जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमारा ये है C6H5O CH3, तो क्या बोलते हैं इसको, मेथिल फेनिल ईथर, यही जोड़ देते हैं ग्रुप। अगर दोनों सेम ग्रुप है तो डाई लगा देते हैं, C6H5 सेम ग्रुप है तो डाई फेनिल ईथर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, ये जनरल नाम है। क्रम अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखते हैं तो लिख देंगे, वैसे आपको अगर क्रम कुछ इधर उधर करेंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे तो वही सबसे अच्छा होता है। साधारण नाम भी याद होना चाहिए, साधारण नाम हर कंपाउंड का नहीं हो सकता है, इसलिए IUPAC नाम की खोज की गई और IUPAC नाम आप हर कंपाउंड का लिख सकते हैं। IUPAC नाम में क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। इस पद्धति में ईथर को एल्केन का एल्काक्सी व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। ईथर को हम एल्केन का एल्काक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। मान लीजिए CH3 OCH3, ये एल्काक्सी हो गया, यहाँ से यहाँ तक OCH3 ये एल्काक्सी। अगर एक कार्बन है तो मेथाक्सी, एक कार्बन है तो मेथेन, नाम क्या हो जाएगा, मेथाक्सी मेथेन। यहाँ पे देखिए CH3O CH2 CH3, इसमें क्या बोलेंगे, देखिए जो छोटा होता है ना, जो छोटा ग्रुप, उसी को हम ऑक्सी बनाते हैं। तो ये CH3O मेथाक्सी और 2 कार्बन है तो एथेन, यहाँ पे लिख दें। और सममित ईथर के नामकरण के लिए दोनों
एल्काइल मूलकों में से बड़े मूलक को एल्केन माना जाता है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखें CH3O CH2 CH3, तो कार्बन के इस साइड में, ऑक्सीजन के इस साइड में, मतलब दाहिने साइड में ये एथिल ग्रुप है, 2 कार्बन का एल्केन है, इधर 1 कार्बन का है। तो जो बड़ा इसमें कौन हुआ, 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाले को एल्केन कहेंगे और 1 कार्बन वाले को एल्काक्सी बोलेंगे। तो 1 कार्बन का मतलब मेथेन, तो मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। 2 कार्बन का मतलब एथेन, तो क्या लिख देंगे, एथेन। ठीक है, ये तरीका है लिखने का। यदि एल्काक्सी समूह पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हो साइड चेन में, तो एल्केन के कार्बन परमाणुओं का अंकन नंबरिंग इस प्रकार करते हैं कि जिस कार्बन परमाणु से एल्काक्सी समूह बंधित है उसे न्यूनतम अंक मिले। कहने का मतलब यदि एल्काक्सी समूह साइड चेन में जुड़ा हो तो एल्केन के कार्बन परमाणु का अंकन इस प्रकार करते हैं जिससे कार्बन में एल्काक्सी समूह बंधित है उस कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। जैसे ये है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से सेम, इधर से करो इधर से करो, 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको किधर से भी नंबरिंग करेंगे सेम आएगा। 2 पर मेथाक्सी है तो 2 मेथाक्सी प्रोपेन, लेकिन जब इसमें आएंगे तो नंबरिंग हम इधर से अगर करें तो 1 2 3 4, तो 2 पर मेथाक्सी इधर से करें तो 1 2 3 4, तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा, गलत, ये सही नहीं होगा। जिस कार्बन से एल्काक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये मेथाक्सी ग्रुप, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 2 है या, और ये 3 है। छोटा कौन है, 2 वाला, तो ये नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाक्सी ब्यूटेन। अब कुछ ईथर हैं, उनके साधारण नाम और IUPAC नाम लिखे हुए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, देख के एक बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। CH3O CH3 डाईमेथिल ईथर, साधारण नाम मेथाक्सी मेथेन, IUPAC नाम। C2H5O C2H5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एथाक्सी एथेन बोलते हैं, डाईएथिल ईथर, या IUPAC है। ठीक है, CH3O C2H5 दोनों अलग अलग है, एक मेथिल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है। अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो पहले A आता है, मतलब पहले E आएगा फिर उसके बाद M आएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल ईथर जनरल नाम। और उसके बाद से ये छोटे वाले को ऑक्सी बनाते हैं तो मेथाक्सी, बड़े वाले को एल्केन तो मेथाक्सी एथेन। क्लियर, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा है CH3CHO CH3, तो इसको पढ़ेंगे 2 मेथाक्सी प्रोपेन, IUPAC नाम हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। एक तो मेथिल है, एक क्या है, आइसोप्रोपिल ईथर, तो जनरल नाम क्या होगा, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। इसी तरह ये CH3CH2 CH3, ठीक है, ये C2H5। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, CH3CH आइसोब्यूटिल कहलाएगा ये ग्रुप जो होता है आइसोब्यूटिल एथिल आइसोब्यूटिल ईथर। क्लियर, ये जनरल होगा तो 1 2 नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एथाक्सी ब्यूटेन। C6H5O C2H5, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एथिल फेनिल ईथर या एथाक्सी बेंजीन बोल सकते हो। ये हमारा C6H5O C17H15, 7 कार्बन का मतलब हेप्टेन, हेप्टेन से क्या हो जाएगा, हेप्टिल फेनिल ईथर, या इसको बोलेंगे 1 फिनाक्सी हेप्टेन। क्लियर, फिर उसके बाद से ये हमारा बेंजीन रिंग है, ईथर है, ये साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपिल फेनिल ईथर। ठीक है, ये फेनिल है, C6H5, ये साइक्लोप्रोपिल है, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल फेनिल ईथर, या जनरल ये फेनाक्सी हो जाएगा तो 1 फिनाक्सी साइक्लोप्रोपेन। ठीक, फिर यहाँ पे OCH3 यहाँ कुछ करना नहीं है, पैराडाई मेथाक्सी बेंजीन, जनरल नाम IUPAC, जनरल नाम नहीं IUPAC नाम है, जनरल इसका नहीं होता है। यह CH3O C2H5। अब यहाँ पे देखो कितना, 2 एथाक्सी, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 एथाक्सी 1 डाईमेथिल बेंजीन, ये IUPAC नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आए CH3O CH2O CH3। अब देखो दोनों साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर हम बात करें कि कितने कार्बन की चेन है, तो ये सिर्फ 2 कार्बन का चेन है, 1 2 का, दोनों तरफ एथाक्सी जुड़ा हुआ है, मेथाक्सी ग्रुप। नंबरिंग करोगे 1 2, तो एक 2 पर और एक 1 पर, तो 1 2 डाईमेथाक्सी एथेन। इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ के सॉल्व करिएगा। अगला C6H5O CH2 CH2 CH3 नंबरिंग हमारी किधर से होगी, यहीं से 1 2 3, मतलब कम से कम नंबर मिलना चाहिए जिससे एल्काक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3, 3 पर मेथिल है तो 3 मेथिल, 1 2 3 4 ब्यूटाक्सी,
बेंजीन। क्लियर, ये नाम है, आप लोग एक बार लिख कर पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इसमें अल्कोहल भी है, ईथर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका नियम होगा लगा करके लिख लीजिएगा। CH2 CH2 CH CH3 C से CH3 CH3 CH2OH IUPAC नाम लिखना है। CH3 CH CH3O CH2 CH3 इसका लिखना है, N इसका लिखना है, CH3OH CH3 ये बेंजीन रिंग लगाओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब ईथर में समावयवता पढ़ना है। ईथर दो प्रकार की संरचनात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं। पहला क्रियात्मक समावयवता, इसको हम एल्कोहल में भी बता चुके हैं कि एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के मतलब कि क्रियात्मक समावयवी होते हैं। तो वह समावयवता जिसमें समावयवी यौगिकों में क्रियात्मक समूहों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे जनरल अणु सूत्र का है C2H6O, एक कंपाउंड है, उसका अणु सूत्र है C2H6O। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH, काउंट करो, 1 2 2 कार्बन हो गया, C2 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन। तो एथेनॉल ये OH समूह है, मतलब एल्कोहल ग्रुप। और यहाँ पे CH3O CH3, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये मेथॉक्सीमेथेन। तो ये हमारा ईथर है, ये क्या है, एल्कोहल है। तो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, इसलिए क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी। यहाँ पे CH3O CH2 CH3 मेथॉक्सीएथेन, CH3 CH2 CH2OH एल्कोहल। एल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समावयवी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक में एल्कोहल है और एक में ईथर है। दूसरा है मध्यावयवता। जब भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह एक समान बहुसंयोजी परमाणु या समूह से जुड़े होते हैं, वह समावयवता मध्यावयवता कहलाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह एक समान बहुसंयोजी परमाणु या समूह से जुड़े होते हैं, वह समावयवता मध्यावयवता कहलाती है। जैसे हम डिफरेंस ये देखें कि हमारा है C4H10O, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, ये एथॉक्सीएथेन होगा, ये भी ईथर है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3, तो सब कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या समान है, लेकिन देखो यहाँ बीच से अब ये डिफरेंस, एक तरफ बहुत ही छोटा ग्रुप, एक तरफ बड़ा ग्रुप। यहाँ पे देखो एक तरफ इधर भी एथिल था, इधर भी एथिल था, लेकिन वही ऑक्सीजन है, इधर प्रोपिल हो गया, इधर मेथिल हो गया, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह ये CH3 एक तरफ है, एक तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपिल हो गया ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, आइसोप्रोपिल, मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन जनरल नाम, 2 मेथॉक्सी मतलब 2 पर जुड़ा हुआ ये 2 मेथॉक्सी प्रोपेन होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बस यही देखते हैं कि ऑक्सीजन के अगल बगल के ग्रुप अगर चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी समावयवता को हम क्या बोलेंगे, मध्यावयवता। अब लास्ट में एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं, ईथर की संरचना क्या होती है। तो ईथर में एक कंडीशन होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट होगी 4 से, में प्रत्येक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर होता है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, तथा ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्डों से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों sp3 संकरित होते हैं। तो कार्बन तो 4 सिग्मा बना रहा है, तो कार्बन 4 सिग्मा बना रहा है, तो sp3 यहाँ तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर की वजह से ये भी, इस पर भी संकरण ऑक्सीजन में भी क्या होगा, sp3, तथा निम्न रूप में जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ये 2 बॉन्ड तो बनाएगा R के साथ, R का मतलब कोई कार्बन होगा, कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये हमारा दोनों लोन पेयर, ये भी चतुष्फलक के रूप में रहते हैं। और यहाँ का दोनों का जो बॉन्ड होता है ना, ये 110 अंश होना चाहिए। sp3 है तो 109 अंश 28 मिनट, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो लिखते हैं यहाँ पे, 2 बड़े एल्किल समूहों के बीच अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोण 109 अंश 28 मिनट से थोड़ा अधिक होता है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई 141 पिकोमीटर या 1.41 एंगस्ट्राम पाई जाती है, जो अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन आबंध के लंबाई के लगभग बराबर है। तो हमको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है कोई खास, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और इसमें अगर कहीं पे बोलने में कहीं गलती हो गई तो उसको आप सही करके कंप्लीट कर लीजिएगा और पढ़ लेंगे। उसके बाद से बस अब हमको पढ़ना है ईथर का भौतिक गुण, ईथर का रासायनिक गुण, और दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।